नमस्कार साथियों, मैं नवीन शर्मा स्वागत करता हूं आपका कटारा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कटारा कंपटीशन एग्जाम पर। जैसा कि बच्चों आपको पता है, आज आप यूपी कांस्टेबल 9 जून का शिफ्ट 1 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और सॉल्यूशन में सबसे पहले आप मैथ्स देखेंगे। मैं आपको मैथ्स कराने वाला हूं। तो आप वीडियो लेक्चर को एक तो आप अपने क्वेश्चंस आपने क्या क्या सही क्या क्या गलत हुए हैं ये आंसर की चेक करें। ये प्रॉपर आपका विद सॉल्यूशन आंसर की होगी। उसके बाद जो बच्चे आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं वो देखें कि किस तरीके का पेपर आया है और किस तरीके से उसको डील किया जा रहा है। यानी एग्जाम में सवाल का आना जरूरी नहीं होता है, वहाँ पर क्वेश्चंस को किस तरीके से डील करना है वो भी बहुत मायने रखता है। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई पहला सवाल मैथ्स का ये रहा। कह रहा है एक ताले को खोलने के लिए 0 से 9 अंकों और ए से एफ अक्षरों से बना 4 वर्णों का पासवर्ड चाहिए जिसमें कोई भी वर्ण दोहराया ना गया हो। ऐसे कितने पासवर्ड संभव हैं? भाई देखो एक बात समझो, ये सवाल है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, यानी ये यूपी के सिलेबस में नहीं था लेकिन अब आने लग गया है तो आगे भी आएगा। तो इस चैप्टर को भी आपको ध्यान रखना होगा। एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और एक प्रोबेबिलिटी, ये 2 चैप्टर या मिला के आप इसे मोटा मोटा एक चैप्टर ही बोल देते हैं। यहाँ से सवाल आपको देखने को मिले हैं। अब इस सवाल की अगर हम बात करें तो 0 से 9 अंक लिए हैं। तो पहली बात तो ये है कि 10 अंक हो गए। बताओ जल्दी भाई, 10 अंक हो गए ना? एक सेकंड भाई, कितने अंक हो गए? 10। और उसके बाद में ए से एफ 6 लेटर हो गए। तो कितने टर्म में कुल मिला के? 16। 16 हमारे पास एन का मान है। अगर हम एन की बात कर लेते हैं तो एन मान लो 16 है। ठीक है सर। अब क्या कह रहा है? 4 वर्णों का पासवर्ड चाहिए। कितने वर्णों का चाहिए? 4 वर्णों का पासवर्ड चाहिए। ए से एफ अक्षरों से बना, मतलब 0 से 9 अंक हों और ए से एफ अक्षर हों, 4 वर्णों का पासवर्ड चाहिए जिसमें कोई भी वर्ण दोहराया ना गया हो, मतलब रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ऐसे कितने पासवर्ड संभव हैं? एक बात समझ लीजिए, बहुत सीधी सी बात, कि पहले अगर विकल्प की बात करेंगे, पहले विकल्प की बात करें तो सीधी सी बात है कितने रहेंगे? 16 रहेंगे। 16 रहेंगे नहीं रहेंगे? फिर उसके बाद में क्या होगा? एक कम हो जाएगा क्योंकि रिपीटेशन नहीं है भाई। क्या नहीं है? रिपीटेशन नहीं है। तो कितने हो जाएंगे? 15। फिर उसके बाद में एक और कम हो जाएगा, रिपीटेशन है नहीं, 14। और फिर कितने हो जाएंगे? 13। क्या ये बात क्लियर है? क्योंकि हमें अल्फाबेट तो नहीं रखना है। तो 16 गुणा 15 गुणा 14 गुणा 13 कुल मिला के गुणा होकर बनेगा 43,680। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा डी। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? क्या आप इस बात को समझ पाए हैं? अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर डीआई का सवाल है। एक बार इस सवाल को उड़ाएं बहुत जल्दी से। क्या कह रहा है? यदि कुल 1700 कर्मचारी हैं तो वित्त विभाग के कर्मचारियों की संख्या बताओ। एक बात बताओ, 1700 कर्मचारी हैं, 1700, ठीक है सर। वित्त विभाग, वित्त कहाँ है? ये रहा। कितना परसेंट है? 25%। 20 20, 25 7 175, 17 जब 2517 होता है 42, 425 बोले तो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है? किस वर्ष में वृद्धि दर सबसे अधिक थी पिछले वर्ष की तुलना में? अब देखो ये डीआई का ही सवाल है, ये भी डीआई बोला जाएगा। डीआई मतलब पूरा डेटा इस तरीके से न देकर उसने पैराग्राफ में, पैसेज में डीआई मतलब डेटा दे दिया है। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है किस वर्ष में वृद्धि दर सबसे अधिक थी। एक बात बताओ, 2016 चेक करते हैं, 16 चेक करें। किस वर्ष में वृद्धि दर सबसे अधिक थी पिछले वर्ष की तुलना में? पिछले से तुलना की जाएगी तो 120 से 132, 120 से 132 कितना बढ़ा? 120 से 132 भाई कितना बढ़ा? तो आप कहेंगे सर 120 से 132 12 बढ़ा। कितने पर बढ़ा? 120 पर। और मल्टीप्लाई 100, तो 0 से 0, 12 से 12, ये आया 10%। ठीक है। 2017 देखते हैं। 132 से 145, 32 से 42, 13 बढ़ा 132 पर, मल्टीप्लाई 100। एक बात तो क्लियर है, अगर मैं यहां पर 130 मान लूं तो लगभग 10% आ जाएगा। तो ये जो है 9 पॉइंट कुछ परसेंट है, 9 पॉइंट कुछ परसेंट रहेगा। ठीक है, 10% नहीं है, 10 से तो कम है। 2019 ऐसे ही करना होता है, कैलकुलेशन में टाइम थोड़ी ना लगाना एग्जाम हॉल में, इस तरीके से डील किया जाना है। 2019 की बात करते हैं सर। 2019 कितना? 156। 2018 130, 130 से 156 की अगर हम बात करें तो 30 20 50 26 बढ़ गया 130 पर, मल्टीप्लाई 100 है सर। मल्टीप्लाई कितना है? 100% के लिए
जीरो जीरो 13 दूनी 26, कितना आ गया 20%, 20%। भाई आंसर क्या है? आंसर है सी। नहीं अभी देख लेते हैं, डी और नहीं देखा, एक सेकंड रुक जाओ, क्योंकि अभी तक तो 20% ज़्यादा। 2018 देखते हैं, 2018 देखें कितना 130, कितने से 145 से, भाई कम हो गया ये तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर होगा सी। सर आंसर क्या होगा? सी, सबसे ज़्यादा सी में है, 2019 में है अगर वृद्धि की बात करें तो। आगे बढ़ते हैं, यदि आवश्यक हो तो सभी संख्याओं को दशमलव में परिवर्तित कीजिए और फिर उन्हें अवरोही क्रम में लिखिए। अच्छा, अवरोही क्रम में अगर आपको लिखना है तो बस एक यहाँ पर अलग दे रखा है, इसे आप 0.60 बोल सकते हो, हाँ या ना? हाँ बोल सकते हो सर। अब अवरोही का मतलब होता है, अवरोही कैसा है? बड़ा शब्द है, यानी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है। अब डिसेंडिंग असेंडिंग तो जानते हैं बच्चे, आरोही अवरोही में कंफ्यूज होते हैं, तो अवरोही मतलब बड़ा शब्द है तो बड़े से शुरुआत होगी। और अवरोही बड़ा कौन सा है सर? अवरोही अगर बड़ा देखें हम तो 0.62 सबसे बड़ा है, उससे छोटा 0.61 है, उससे छोटा 0.602 है, उससे छोटा 0.60 ये होगा। तो ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर है, बाकी कोई आंसर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प तीन समूहों त्रिभुज टी सभी समूह त्रिभुज, तीन समूह त्रिभुज बोलेंगे टी, समबाहु त्रिभुज को बोलेंगे ई और समद्विबाहु त्रिभुज को बोलेंगे आई के बीच संबंध को सही दिखाता है। एक बात समझो, सबसे बड़ा त्रिभुज है टी मान लिया, ठीक है। उसके बाद में ई और देखो, कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज का केस क्या है? समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं। अच्छा, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं उसकी दो तो बराबर है ही ना, मतलब कोई भी समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज तो हो ही सकता है ना, हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ पाए, नहीं समझ पाए? कहने का मतलब ये है कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं तो बराबर हैं, तो समबाहु त्रिभुज की तीनों बराबर हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर आता है समबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज को क्या बोला गया है सर? आई, और इसे क्या बोला गया है? ई। अब पढ़ते हैं, कह रहा है ये तीनों पूरी तरह से अलग वृत्त हैं। नहीं, अलग नहीं है, अलग कहाँ है? फिर उसके बाद कह रहा है एक देखो, इसे डी और पढ़ लेते हैं, ई और आई दोनों अलग वृत्त हैं, दोनों टी के अंदर हैं। ई और आई अलग अलग नहीं है, टी के अंदर तो हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है? टी ई के अंदर है, टी जो है ई के अंदर है, क्या अंदर है? नहीं है, हट गया। अब देखो, ई आई के अंदर है, जो ई है वो आई के अंदर है बिल्कुल, और आई टी के अंदर है, आई जो टी के अंदर है। ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर है। क्या बात समझ पाए? हालांकि सवाल वेन डायग्राम का है, लेकिन पूरी अप्रोच मैथमेटिकल है। अगर जिस बच्चे को समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज का केस नहीं पता होगा वो इस सवाल को नहीं कर पाएगा, बहुत सीधी सी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक छात्र सप्ताह के दिनों में एक दिन यादृच्छिक रूप से चुनता है, इसकी प्रायिकता क्या है कि चुना गया दिन डब्ल्यू एस और टी? देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7 दिन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, उसने क्या बोला? उसने बोला प्रायिकता पूछिए डब्ल्यू एस से शुरू हो, डब्ल्यू वाला 1, एस वाले 2 और 1 3, तो कुल मिला के 3 हो गए, आउट ऑफ कितना? 7, 3/7। बोले तो ऑप्शन सी। भाई ये तो बहुत आसान था, जिस बच्चे ने प्रोबेबिलिटी नहीं भी पढ़ा होगा वो भी इस सवाल को कर ही देगा, नॉर्मल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है एक प्रश्न और कथनों का एक समूह दिया गया है, और क्या कह रहा है? हमें ज्ञात करना है कि दिए गए कथनों में कौन से कथन प्रश्न का उत्तर है देने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। वो कह रहा है पी क्यू बराबर 5, एक त्रिभुज ले लो, एक त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज बनाऊं? आ जाओ उधर। असल में क्या है? त्रिभुज पी क्यू आर है, पी भी 5 है, क्यू भी 5 है। अब पी क्यू आर, एक मिनट, तो अब क्या होगा? अब ये कह रहा है पीओ। अब अच्छा, पीओ कह रहा है, पीओ कहाँ लेके जाए? कोई क्लियरिटी तो है नहीं, यहां तक आ रहा है, माध्य का है, कौन सा मध्यभाजक है, क्या है, मतलब क्या कहानी है भाई, कुछ क्लियर नहीं है। पीओ की लंबाई 4 है, तो अब वो ये जानना चाह रहा था कि त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया निकालो। बेटा नहीं निकाल सकते। अगर वो ये कह देता कि पी क्यू आर समबाहु त्रिभुज है तो पी क्यू 5 पी आर 5 और क्यू आर भी 5 हो जाता, अगर त्रिभुज क्लियर कर देता। बात समझ रहे हैं? अगर वो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोल देता तब भी बात बन जाती। त्रिभुज की क्लियरिटी नहीं है, तो इसलिए डेटा इनकम्प्लीट है। कुल मिला के बात क्या होगा?
कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों मिलकर भी पर्याप्त नहीं है, नहीं है भाई। ऑप्शन डी है 7 का क्या है सर, 7 का डी आंसर हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो एक बारी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीआई का क्वेश्चन है। आंकड़ों के आधार पर 2020 से 2021 तक बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई? 2020 से 2021 में कितने प्रतिशत की कमी आई, मुझे बताओ। देखो एक बार ध्यान से, 2020 से 2021 में कितने प्रतिशत की कमी आई? 20 से 21, 1000 की कमी आई, 4 पर मल्टीप्लाई 100, 25% हो गया भाई। 3 जीरो 4 जीरो तो खत्म हो ही जाएंगे, वो 40,000 है और वो 30,000 है। ठीक है जी, 10,000 की कमी आ रही थी 40,000 पर, तो कुल मिलाकर आंसर क्या हो गया? बी, मतलब 8 का बी आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक छात्र ने 5 विषयों में निम्न अंक प्राप्त किए, अंग्रेजी 72, गणित 88, 65, 79, इस तरीके से 500 अंकों से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? जोड़ लो सबको, 2 और 8 10 और 5 15 और 9 15 और 9 15 और 9 बता भाई, 15 और 9 24 और एक 25 का 5 बचा कितना? 2 2 8 और 2 10 10 और 7 17 17 और 6 23 23 और 7 30 और 8 38 385 आउट ऑफ 500 मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो 2 जीरो, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, 77% नंबर है भाई। ये तो बहुत आसान सवाल है। हालांकि ये सवाल भी डीआई का बोला जाएगा, उसने आपको डीआई का डेटा एक तरीके से पैसेज में दे दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि 3 साझेदार 2 3 5 के अनुपात में निवेश करते हैं और उसी अनुपात में लाभ साझा करते हैं, तो सबसे कम निवेश करने वाले व्यक्ति को बताओ। 2 3 5 में आप बताओ, 2 3 5 टोटल हो गया 10। सबसे छोटा कौन है? 2 कम कर रहा है, 2 कर रहा है 10 में से, 2/10। अरे उसने बोला 2 3 5 के अनुपात में साझा करता है, कुछ सबसे कम निवेश करने वाले। देखो निवेश करने वाले साझेदार का लाभ कितना होगा? देखो जो रेशियो कैपिटल का होता है वही प्रॉफिट का होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। पहली बात तो घबराना नहीं। दूसरी बात, उसने लाभ का कितना हिस्सा मिलेगा? सबसे कम निवेश का, सबसे कम जिसने निवेश किया उसका सबसे कम लाभ होगा 2 होगा। कितने में से होगा? टोटल 10 है, 10 में से होगा, तो 2/10 ऑप्शन डी है। मतलब क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर है? डी आंसर है भाई। बहुत आसान सा सवाल था। आगे बढ़िए। कहता है यदि किसी संख्या का आधा 60 है, पूरा क्या हो जाएगा? 120 का कितना है? 2/3 कितना हो जाएगा? 40, 40 दूनी 80। भैया 80 सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन बी। 11 का 20 सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। आगे क्या कह रहा है? आगे कहता है सर कि 399 मीटर, कितना मीटर? 399 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 57 सेकंड में, मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर बताना, 18/5। सवाल भाई बहुत आसान है ये तो। 19 तिया 57, 19 दूनी 38 और 19 एकम 19, 3 सत्ते 21। ठीक है सर, अब क्या हो गया? 18 सत्ते 126 बट्टे में 5, 126 दूनी 252, 25.2 किलोमीटर पर आवर। 25.2 किलोमीटर पर आवर बोले तो ऑप्शन ए। भाई ए सवाल का राइट आंसर है। क्लियर है बात? समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 का करिए, 13 का करिए भाई। कह रहा है जीवन और मनीष की वर्तमान आयु 58 और 20 है। 4 वर्ष पहले 4 4 माइनस कर दो, ये हो गई 54, ये हो गई 16, 54 6 50 60 70। कोई सवाल है यार? ये क्या है? मजाक चल रहा है? मतलब आसान सवाल है। कुछ सवाल बिल्कुल ही आसान है, लुल्लु कर दिए हैं, जो कि नहीं करने चाहिए थे। ठीक है, आगे आइए। कह रहा है अनु और श्री मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकती हैं। अनु अकेले उसे 40 दिनों में, अनु और श्री मिलकर 20 दिनों में और अनु अकेले 40 दिनों में। एलसीएम आया 40, एक बार 2 बार, तो श्री की एफिशिएंसी कितनी है? 1, और 40 काम को कर दे 1 से, तो दिन कितने लगेंगे? 40। क्लियर है भाई? लो, क्योंकि उसने श्री का पूछा है। आगे बढ़ते हैं। 15,000 की राशि 6% की दर से निवेश की जाती है, 16,854 हो जाती है 15,000 की राशि। तो उसने पूछा चक्रवृद्धि ब्याज। भाई इससे तो घटिया कोई सवाल हो ही नहीं सकता। मतलब क्या कह रहा हूं मैं? हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूं, 1854 इस सवाल का आंसर है ऑप्शन ए, 15 का ए। भाई उसने कहा कि 6% दर से निवेश करे, कैसे भी करे, दर भी नहीं देता तब भी कोई फर्क नहीं था। बच्चा इसमें कंफ्यूज रहा होगा, क्या इतना आसान है? अरे कुल राशि दे दी,
प्रिंसिपल दे दिया तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, निकल आया 15 का क्या आंसर आ गया, ए आ गया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करो इसे। आइए दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, मिल्क और वाटर। मिश्रण में 120 लीटर है तो मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए, दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए, दूध और पानी का अनुपात। तो आप इसे बराबर करो, 7 और 3, तो 7 तिया 21 और 3 तिया 9 और 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 9 और 5 14, 5, 21 और 9 30। तो मेरे भाई मेरे दोस्त 30 की वैल्यू कितनी है, 120 लीटर, 4 गुना 5 का 4 गुना 20 लीटर। तो भैया कितना पानी मिलाया है, 20 लीटर। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 20 लीटर। क्या ये बात क्लियर है? 16 का आंसर सी है, 16 का आंसर सी है। 120 का 3/20 का मान क्या होगा, ये लीजिए 18। ऑप्शन बी। क्या ये बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का एचसीएफ 2 है, उनका एलसीएम इतना है, और एक संख्या देखो, पहली संख्या 218, दूसरी संख्या पूछी है, एलसीएम कितना है 42,728 गुणा एचसीएफ 2। अब सॉल्व करना है हमें ये सवाल। तो पहली बात तो ये 2 से काट दो, 109, 109 है प्राइम नंबर, टूटेगा है नहीं, सीधा भाग लगाओ। पहली बात तो ये 109 चौका 36 और ये 427 है, तो 436 होता तो 4 बार चला जाता, 3 बार जाएगा, ठीक है। अब बचेगा, बहुत ज़्यादा बचेगा, तो मैं एक व्यवस्था सोच रहा हूँ कि पहली बात तो ये कि 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा तो ना तो ये आंसर है, ना ये आंसर है, ना ये आंसर है, 392 होगा। नहीं समझे? अरे 3 तो कम से कम जा रहा है ना, बाकी ऑप्शन है ही नहीं, मैच ही नहीं कर रहे। अच्छा और सुनो, मैच कर भी जाते। एक और व्यवस्था बता रहा हूं तुम्हें, ऐसा कौन सा ऑप्शन रखा जाए कि जिसका 109 में गुणा करने पर 42,728 हो जाए। यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 8, 9 में 8 का गुणा करूं, 9 चौका 36, भाई 6 आना 6 आ गया, 9 दूनी 18, लो आ गया 8, ऐसे भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब ऐसा नहीं पागलों की तरह मैं भाग लगाते रहूंगा, मुझे डिवाइड नहीं करना, ये एग्जाम हॉल में काम करने होते हैं, ये माइंड चलना चाहिए। और ये माइंड कैसे चलेगा, जब आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस और बहुत अच्छे मूक लगाए होंगे। विदाउट मूक के नहीं कर सकते। अब आप कह रहे होंगे सर इससे भी तो बन जाएगा, 8 नाम 72, नहीं इससे नहीं बनना, 6 नाम 54 नहीं बनना किसी से, 2 से बन रहा है। बात समझे नहीं समझे भाई, समझे नहीं समझे क्या बात समझे मैं क्या कह रहा हूं? 2 का 9 में गुणा कर देंगे, 2 नाम 18, इकाई अंक 8 आ गया, इकाई अंक से हेल्प ले लो, या फिर जैसे मैंने भाग दिया ऐसे भाग दे लो, तो कुल मिला के आंसर 392 आएगा। अब एग्जाम के अंदर मैं भी भाग लगाऊं या तुम लगाओ, दोनों को टाइम लगेगा, तो कुछ इस तरीके की अप्रोच सोचनी होती है, यूनिट डिजिट की हेल्प लेकर और इस तरीके से भाग लगा के। आइए इधर, बड़ी से बड़ी संख्या 10,005, 1,005, 1,005 है हाँ, 1245, 1485, भाग देने पर समान शेष बचे, शेष नहीं पता क्या, समान बचे बस। तो यहाँ 240, यहाँ भी 240 और यहाँ 480, मतलब एचसीएफ लेना होता है इनके डिफरेंस का। 240 240 480 का एचसीएफ क्या आएगा, साफ साफ दिख रहा है 240। ये तो बहुत ही आसान सवाल दे दिया, बिल्कुल आसान था, समझे नहीं समझे? आइए आगे, आगे बढ़ते हैं। 2 उम्मीदवार पी और क्यू एक चुनाव में क्रम से 42 और 58% वोट प्राप्त करते हैं। यदि वोटों की कुल संख्या 4500 थी तो क्यू को पी से कितने प्रतिशत अधिक वोट मिले? कितने अधिक वोट मिले? 42 से 58 कितने अधिक मिले ये बता दो। 42 से 58, अरे 16% नहीं मिले, 42 52 और 58, तो मतलब सीधी सी बात है 45,000 का आप नहीं, 45,000 नहीं बेटा 4500 है का आप 16% निकाल दो, निकाल दीजिए सर। 2020, 16 पंजे 80 बचा 8, 16 चौका 64 और 8 72, 720। क्लियर है बात? 720 आ गया क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। अगला करो, 20 का आंसर 720। चलिए, कह रहा है ए बी सी डी और एफ 6 क्रमांक संख्या है, ए एफ का योग 1586 है, सभी संख्याओं का योग बताओ। एक बात बताओ मुझे बहुत ध्यान से, अगर ए बी सी डी ई 6 क्रमागत है
तो जब क्रमागत संख्याओं का मैंने एवरेज का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया तो एवरेज क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 2, ये होता नहीं होता। अब अगर वो ए और एफ का योग दे रहा है 1586 बट्टे में 2, 2 सत्ते 14, 1 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 1 2 नाम 18, 2 अट्ठे नहीं 2 नाम 18 और 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 1 2 नाम 18 और 2 तिया 6, 793 आ गया। ये एवरेज तो कितनी संख्याओं का है, 6 का। अब मुझे 6 का सम बताना है, मैं कहूँ 6 संख्याओं का एवरेज 793 है, तो बताइए योग कितना होगा, 6 का गुणा कर दो, 6 3 18 का 8 बचा 1 और 6 नाम 36 और 1 37 बचा 3 और 6 सत्ते 42 और 3 42 और 3 45, 4578। कुछ गड़बड़ हो रहा है, अरे 6 नाम 54 था, 1 मिनट थोड़ा गड़बड़ हो गया बेटा, 1 मिनट, 6 3 18 का 8 बचा कितना 1, 6 नाम 54, 54 और 1 55 बचा कितना 5 और 6 सत्ते 42 और 5 47, 4758। बोले तो ऑप्शन सी। क्या बात समझ पाए, 21 का सी आंसर आ गया। क्या आपको बात समझ में आई या नहीं आई, 4758। आगे बढ़े, नेक्स्ट कहता है 18,560 में खरीदा जाता है, 2.5% की हानि होती है और विक्रय मूल्य बताओ। बेटा 2.5% का फ्रैक्शन होता है 140, आपको पढ़ाया है मैंने। ये सीपी और ये एसपी है, तो भाई 40 पर अगर एक की हानि होगी तो 39, और उसने हमको सीपी दे दिया है जो कि कितना दिया है सर, उसने दिया है 18,560। 0 से 0 कटी जाएगी, 4 से 4 चौका 16, 2 4 छिक्के 24, 1 और 4 चौका 16, 464 गुना। अगर 464 गुना इसका किया जाए, नहीं समझे, 0 0 4 चौका 16 बचा 2, 4 छिक्के 24 बचा 1 और 4 चौका 16। अब 464 गुना करेंगे, 9 चौका 36 का 6, एक ही ऑप्शन है इकाई अंक 6 का, नहीं समझे। अब 39 का टेबल नहीं आता मुझे, मैं क्या करूंगा, मैं बहुत सीधी सी कहानी करूंगा कि भाई 39 इकाई अंक 9 और 9 चौका 36, 36 का इकाई अंक 6 और 6 वाला कौन सा ऑप्शन है, ए है, 18,096। समझे कुछ नहीं समझे, ये यूनिट जिट की हेल्प से हो रहा है, नहीं तो बच्चा गुणा करता रहेगा एग्जाम हॉल में, उसे टाइम कम पड़ जाएगा, उसे टाइम कम पड़ जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। क्या बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 और 7 सेमी त्रिज्या के वृत्त एक दूसरे से बाह्य स्पर्श करते हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी बताओ। अरे 2 वृत्त बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, एक 8 का और एक 9 का, जोड़ दो, 8 और 17 25 हो गया। जब बाहर स्पर्श करेंगे तो उनके जो रेडियस का गैप है, रेडियस दोनों की रेडियस जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा, केंद्रों के बीच की दूरी 25 हो गई। आगे आइए, साधारण ब्याज पिछला हो गया ना, हाँ हो गया। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए जब मूल राशि 12,800, ब्याज 7% है, समय 3 वर्ष है। 12,800 पर 7% से 3 वर्ष, 2 0 से 2 0, 7 21 1 अट्ठे 8, इकाई अंक के 2 ऑप्शन आ गए, कोई बात नहीं गुणा कर लेंगे। 7 21 21 अट्ठे 168 बचा 16, 16 21 दूनी 42, 42 और 52 और 58 88, आ गया ऑप्शन डी, बचा 8, 21 सेकंड 21 और 8 कितना होता है, 21 दूनी 42, 42 52 और 58 5 बचा, 21 सेकंड 21 5 26, 26 और 88। क्या बात समझे, पीआरटी अपन 100 हो गया। इससे आसान क्या है, ऐसा हर एक शिफ्ट में एक सवाल आ रहा है पीआरटी का केवल। 3 से 15 दिया 45 150, ये 125 और ये 44 माइनस 25 बचा ना, तो 150 और 25 कितना हो गया, 275, 275 हो गया, 50 25 75 और 100 और 100 200 275 माइनस 9 और 5 14, 3 में से 2 गया तो 1 19 माइनस 19 आ गया। बात समझे नहीं समझे, 25 35 और 45 20 बचता 19। अब घटा दो, 9 और 6 15, ठीक है, 7 में से 7 एक हासिल चला गया उधर, 6 बचा, 6 में से गया तो 5, 256, 256 बोले तो ऑप्शन बी आ गया। क्लियर है बात, आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहे त्रिभुज का आधार 13.9 है और ऊंचाई 11.9 है, त्रिभुज का एरिया बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 करो भाई जल्दी से, 26। आइए देखो, अगर एरिया की बात करें तो क्या होता है, 1/2 आधार दे रखा और ऊंचाई दे रखी है, बेस इनटू में हाइट,
बहुत सिंपल सी बात, 1/2, 13.9 गुणा 11.3, भाग लगाऊं, भाग तो लगाना पड़ेगा 2 से, 2 छिक्के 12, पॉइंट लग गया, बचा कितना 1, 2 नाम 18, बचा 1, 2 पंजे 10, 6.95 गुणा कर दो 11.3, तो कुल मिला के 3 पंजे 15, मतलब 78, 5, 3, 5 आएगा, तो उसने 2 स्थानों तक दिया है, 78.53 हो गया, ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी 26 का आंसर ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं, गुणा करने पर ये मिल जाएगा आपको। आगे बढ़ें, वह सब छोटी संख्या कौन सी है जो 7, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचाती है? 7, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचता है भाई? 4 शेष बचता है। 7, 9, 11, 9 का नियम याद है, मैंने बताया ना आपको कॉन्सेप्ट 9 का नियम का। अरे एलसीएम में 9 का नियम का कॉन्सेप्ट था, वो क्या था? वो ये था कि आप ये देखो कौन सा ऑप्शन 9 से कटकर 4 रिमाइंडर बचा दे। देखो 7 और 6 13 14, 9 और 5 14, ये नहीं होगा। 6 और 3 9, 7 शेष बच रहा है, नहीं हो सकता। 6 और 3 9, 8 शेष बच रहा है, नहीं हो सकता। 9 हुई और 7 और 6 13, 9 और 4 13 होता है, आंसर हो गया डी। समझे? अरे एलसीएम भी नहीं लेना, एलसीएम लेना चाहोगे 7, 9, 11 का एलसीएम इनका गुणा कर दो, फिर उसमें 4 जोड़ देना, तब भी कितना आएगा? 697 आएगा। आइए 697 आएगा ना। हाँ देखो आ गया ये ए बी सी 3 2, ए बी एंड सी 3 2 8 7। भाई कॉमन टर्म जो है वो सेम नहीं है, सेम कर दो, 4 का गुणा कर दो बस। 4 3 12, 4 दूनी 8, और ये और ये और ये 7, 12 8 7, बोले तो ऑप्शन ए। आ जाइए आगे बढ़ते। 12 संख्याओं का औसत 62 है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत देखो, 12 संख्याओं का औसत 62 है। 12 दूनी 24 का 4, बचा 2, 12 छक्के 72 और 2 74, 744। देखो 12 संख्याओं का औसत 62 है, 12 दूनी 24 का 4, बचा 2, 12 छक्के 72, 2 74। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 60 है, 300। पहली 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं का औसत 64 है। 4 संख्याओं का औसत कितना है? 64। 4 चौके 16 का 6, बचा 1, 4 छक्के 24 और 1 25, 456। अब आपको टोटल करना है। ये अगर मैं 3 संख्याओं की बात करूं, क्योंकि पहली अंतिम 5 है और पहली 4 हैं, तो 6th 7th और पहली कितनी है? जल्दी बोलो, पहली कितनी? पहली 4 है, तो 5th आ गई। 5th 6th और 7th का योग 744 में से माइनस कर दो इनका, 6 5 और 5, 556, 744 में से, तो कुल मिला कितना बन जाएगा? ये देखा जाएगा आगे भी। अच्छा उसने क्या बोला है? कह रहा है छठी संख्या 5वीं से 8 कम है। छठी जो है वो 5वीं से 8 कम है, तो 5वीं 8 ज़्यादा हो सकती है। छठी है x, तो 5वीं जो संख्या होगी वो 5वीं संख्या से 8 कम है छठी, तो ये 8 कम होगी, तो 8 ज़्यादा हो गई। और क्या कह रहा है? छठी संख्या 7वीं से 7 कम है। मैं आपसे 7 रोटी कम खाता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं आप मुझसे 7 रोटी ज़्यादा खाते हैं। अरे बहुत सिंपल, तो x + 7 बराबर, घटाना है इसे, 8 और से 14, 8 आया, यहाँ क्या बचा? 3 3 13 हो गया, 5 8 और 5 13, 6 में से 5 गया तो 188। सॉल्व करेंगे, x x x 3x, 8 और 7 15, 15 घटाओ 188 में से, 15 घटाया तो 15 188 में घटाएंगे 178 और 5 173, 3x बराबर 173, यही तो आएगा भाई। 15 घटा दो 188 में से, तो 8 में से 5 गए तो कितना बचा? 3, और 8 में से 1 गया तो 7, 173, 173 183 और 5 188। ठीक है, x बराबर 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, बचा कितना? 2, 3 सत्ते 21, बचा कितना? 2, 3 छिक्के 18, बचा कितना? 2, 3 छिक्के 18, 6 6 6 6 7 लिख सकते हैं इसे। अच्छा उसने अब क्या बोला है? उसने ये बोला है कि छठी और 7वीं, तो देखो ये जो x है ना, ये 5th संख्या थी,
ये 6 थी और ये 7 थी, ऐसे संख्याएं थी। तो जो 7 संख्या है वो छठी से 7 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है ना, दो संख्याएं, तो एवरेज में 3.5 उधर एडजस्ट नहीं हो जाएगा भाई। 7 अगर किसी में हम ऐड कर रहे हैं, 57 में ऐड करें, 2 से भाग करें, तो एक तरीके से मैं ये नहीं कह सकता 3.5 उधर चला जाएगा, 3.5 उधर, तो 3.5 जोड़ दो बस, इसमें आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। 7, 5 और 6 11 का 1 बचा 1, 7 और 1 8 और 3 11 बचा 1, 5 और 1 6। ये आ गया जी एवरेज अंतिम दो संख्याओं का। ये अंतिम दो संख्या 61.17, 61.17 बोले तो ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 29 का सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? बात क्लियर है? चलिए आगे करते हैं। 61.17 हो जाएगा। एक मिनट, ये सी लिख रहा है, लेकिन बेटा आप एक्चुअल में ऑप्शन गलत हो गया है, तो आप एक काम कर लेना, इसे तो कर देना बी, ये ऑप्शन में गड़बड़ हो गई है, और इसे कर लेना सी। ठीक है, तो कुल मिला के वैसे हालांकि हम तो क्वेश्चन कर रहे हैं, उससे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 61.17 है आंसर, 61.17 है, क्योंकि किसी के ऑप्शन में ये सी दे रखा होगा, किसी में ये दे रखा हो, किसी में बी, किसी में डी, कुछ नहीं पता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है UVW, ये व्यवसाय में 18, 24 और UVW 18,000, 24,000 और 30,000 ये व्यवसाय में इन्वेस्ट किया। 30 30 30 और 6 3 18, 6 चौका 24 और 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। वर्ष के अंत में 14,400 लाभ है। 5 और 4 9 और 3 12, 12 की वैल्यू 14,400, 1200 गुना VW से, VW से कितना कम? एक कम, एक का 1200 गुना करेंगे, आंसर मिल जाएगा 1200। क्लियर है भाई? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। कहता है दुकानदार लगभग 5% छूट देता है, MRP पर 5% डिस्काउंट मतलब होता है 95% होना, और 12% का लाभ है, CP पर 112% हो जाएगा। अब आप क्या करोगे? परसेंट से परसेंट काटोगे, तो MRP अपॉन में CP, रेशियो बन गया 112 बटे 95, कॉमन कुछ आ नहीं रहा, तो 12 और 5 17 का लाभ हो गया कितने पर? 95 पर, और मल्टीप्लाई आ गया 100। अगर यहाँ पर 85 होता तो 70 पंजे बजाय 20 होता, 20 से जस्ट बड़ा आंसर होना चाहिए। कोई बात नहीं, कर लेते हैं, इतना रिस्क नहीं लेना। आइए मैं आपसे कह रहा हूँ 5 से 19 बार और 5 से कितने बार? 20 बार, 7 दूनी 34, 340 बट्टे में 19, 19 दूनी 38। देखो 5 से 19 बार, 5 से 20 बार, 7 दूनी 34 40, 19 दूनी 38, 19 एकन 19, एक बार जा रहा है, तो 18% आ जाएगा। सब सब दिख रहा है, क्योंकि अगर ये 380 होता तो 20 होता, अब 340 है, तो 20% से कम क्या ऑप्शन है जो ठीक कम है? वो 18 है, तो 18% इस सवाल का आंसर। बाकी 8 बार भाग लगा तो चला जाएगा। 19 एकन 19, बचा कितना? अरे बताओ जल्दी, 20 कितना बच रहा है? 17 पॉइंट लगभग कुछ आएगा, कोई 7 बार जा रहा है, 8 बार नहीं जा रहा, तो कुल मिलाकर 18% बन जाएगा। ऑप्शन ए आंसर है। 31 का ए, ये लगभग 18 आ गया, 31 का ए। क्या बात? चलिए अगला सवाल करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा सवाल था। उड़ाइए। एक्स का मान बताओ। 0.2x और 0.5x उधर चला जाए तो 0.3x नहीं हो जाएगा? अच्छा ये इधर चला गया तो ये इधर जाएगा, 0.11 0.04, तो 0.15 हो गया। अब आप देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ पॉइंट काटो ही मत, एक काम करो, भाग लगाओ बिना सोचे। 3 पंजे 15, 0.05 हो गया। 3 पंजे 15, 0.5 हो गया। देखो दरअसल है क्या है, आप भाग लगाओगे, यहाँ पॉइंट काट के 10 कर दो, यहाँ पॉइंट काट के 100 कर दो, 0 से 0। अब 3 से भाग लगा दो, 5 बार गया। जब 10 से भाग लगाओगे तो x बराबर आ गया 0.5। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन का, 0.5। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। एक रेलगाड़ी कार से 50% तेज है, 1/2। एक रेलगाड़ी कार से कितनी तेज है? 50%। 2 पर कितनी अधिक है? 3। ठीक है, ये किसका रेशियो हो गया? स्पीड का।
दोनों एक ही समय बिंदु ए से चलना शुरू करते हैं और बिंदु बी पर एक ही समय पहुंचती हैं, जो कि बिंदु ए से 80 किलोमीटर दूर है। तो डिस्टेंस सेम आ गई भाई, कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर डिस्टेंस सेम। 80 किलोमीटर दूर है, हालांकि रास्ते में स्टेशनों पर रुकते हुए रेलगाड़ी लगभग 25 मिनट का समय लेती है। अब स्पीड है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3-2। आप बताओ ट्रेन ने कितना टाइम लिया, 2, कार ने कितना लिया, 1। तो असल में वो एक टाइम पहले पहुंच जाती, लेकिन एक साथ पहुंची है, क्यों? क्योंकि वो लगभग 25 मिनट रुकी है। तो एक की वैल्यू कितनी है, 25 मिनट। ट्रेन का 25 मिनट रुकने में चला गया। तो कार की स्पीड पूछिए, कार का टाइम निकाल दो, 25 या 75, 75 मिनट। अब अगर स्पीड निकालनी है कार की, स्पीड निकालनी है कार की, तो कितने किलोमीटर दूरी, तो 80 किलोमीटर थी, टाइम कितना, 75 मिनट। आवर में बताना, 50 75/60 आवर। 15 पंजे 75, 15 चौका 60 और 5 से 16 पंजे 80, 16 चौका 64, 64 किलोमीटर पर आवर। क्या बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? बोले तो ऑप्शन ए। भाई ए सवाल का राइट आंसर है। क्लियर है जी बात? मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। आपके ये जो सेकंड शिफ्ट हुई है 9 तारीख की, इसमें आपको 33 सवाल मैथ से पूछे गए हैं, बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो आगे रीजनिंग के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे अंकित सर। बाकी बात मैं खत्म करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद प्यारे साथियों। ये 9 की शिफ्ट फर्स्ट का जो एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, रीजनिंग का सॉल्यूशन है जो आप देखने वाले हैं। तो रीजनिंग के सॉल्यूशन की बात करें तो हम लोग पहले ही क्वेश्चन से चलना स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपके सामने ही रहा। पहले क्वेश्चन को देखेंगे आप, क्या कह रहा है ये कह रहा है किसी एक विशिष्ट कूट भाषा में 642 का कोड दिया है स्काई इज ब्लू, 52 का कोड दिया है इज क्लेम, सर 1417 का कोड दिया है ब्लू एंड ब्यूटीफुल। तो ये कह रहा है बताओ ब्लू का कोड क्या है। सर ब्लू कहाँ कहाँ कॉमन है, एक तो ब्लू यहाँ कॉमन था और एक ब्लू यहाँ कॉमन है। अच्छा ब्लू का कोड 642 में से कोई एक आता और यहाँ भी क्या है सर 4, दोनों में 4 कॉमन है। तो ब्लू का कोड क्या हो जाएगा सर 4 हो जाएगा। पहले के प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट यानी कि दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए व्यवस्था के अनुसार दूसरे स्थान पर क्या आएगा। CI तो पहले पर था, P कितने पर है 16 पर, तो फर्स्ट पे तो यही हो गया, दूसरे पर V और T तो ये वाला हो जाएगा क्योंकि V तो 22 पर है, T आएगा पहले तो सिटीजन हो जाएगा। और इस प्रश्न का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, परफेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट पर आ जाइए। एक रहा एक ट्रेन 6:15 पर प्रस्थान करती है और 10 बजे प्रातः अपने गंतव्य तक पहुंचती है। यात्रा में कुल कितना समय लगता है। अब देखो 6:15 से जाती है और पहुंचती कितने पर है 10:50 पर। अब देखो 15 से अगर मैं 60 पे जाऊंगा तो 45 तो वो रहे सर बिल्कुल इधर। अब 6 से और 4 जाऊंगा तो 7 बजे सर, 7 से 3 10 यानी कि 3 घंटा 40 यानी 3 घंटा मैं ऐसे बोल सकता हूँ 45 तो ये बच्चे ना, 40 नहीं 45, तो 45 ये और 50 ये, तो 5 और 4 9 95, 95 का मतलब हो गया 1 घंटा और ये कितने मिनट 35 मिनट और 3 घंटा ये 7 से अगर 10 पे जा रहा हूँ 7 3 10 तो 7 और 1 4 घंटा 35 मिनट। आंसर क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये कह रहा है जैकेट का कोड ये है और COAT का कोड ये, डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है। 6 का कोड क्या था सर, 6 का कोड यहाँ C था तो सर C हो जाएगा। 9 का कोड क्या है, 9 का कोड इधर O है, CO और CO से एक ही ऑप्शन बन रहा है, आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही रहा। एक एलिफेंट शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सा अक्षर ठीक बीच में आएगा अगर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कर दे तो PHANTS। तो सर यहां से स्टार्ट किया मैंने ए के बाद क्या आएगा सर E और सर फिर E आएगा, तो ए के बाद ई और ई के बाद सर क्या आएगा सर H आएगा, H के बाद क्या आएगा सर, H के बाद आएगा सर L के बाद सर N के बाद क्या आएगा सर P और P के बाद सर S के बाद सर T। बन गया। अभी कह रहा कौन सा अक्षर बीच में, तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 बीच में L आ जाएगा सर। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, L हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है।
ये कह रहा है विंडो का सर अपोजिट है, डब्ल्यू का अपोजिट डी, आई का अपोजिट आर, तो एस का अपोजिट एच, ए का अपोजिट जेड, और एच जेड से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पर आ जाओ। रिया शाम 7:10 बजे ठीक 7:10 बजे से ठीक 15 मिनट पहले ओके और अपने घर से निकलती है 15 मिनट 7:10 से ठीक 15 मिनट पहले अपने घर से निकलती है और 25 मिनट बाद मीरा के घर पहुंचती है। मीरा के घर कितने बजे पहुंची होगी? 7:10 से ठीक 15 मिनट पहले घर से निकल रही है, तो घर से निकल कितने बजे रही है? सर घर से निकल रही है ये 6:55 पे और 25 मिनट बाद मीरा के घर पे पहुंच जाती है, तो मीरा के घर पे पहुंची कितने बजे है? 1 मिनट, हेलो हाँ भाई, 7:10 से 15 मिनट पहले अपने घर से निकल रही है, तो 15 मिनट का मतलब है सर 6:55 पे चली थी, 25 मिनट बाद पहुंच रही है, तो पहुंच कितने पर रही है? 7:20 पर पहुंच रही है वो मीरा के घर। वहां नेहा से भी मिलती है और 25 मिनट में नाश्ता करती है, तो 25 मिनट में नाश्ता कर रही है, तो नाश्ता करने तक का टाइम कितना हो गया? 7:45। नाश्ता पूरा करने के बाद 1 घंटे 5 मिनट बाद एक रेस्टोरेंट से निकलती है, 1 घंटे 5 मिनट बाद, तो 1 घंटा और 5 मिनट और ऐड कर लो इसमें, तो ये कितना हो जाएगा सर? 8 और मिलके कितना हो गया? 8:50। 8:50 और जब मीरा के घर पहुंचने से ठीक 40, अब उसे रेस्टोरेंट के लिए निकलती है जहां मीरा के घर से पहुंचने में ठीक 40 मिनट लगते हैं, वो रेस्टोरेंट किस समय पहुंची है? रेस्टोरेंट नाश्ता पूरा करने के 1 घंटे 5 मिनट बाद वो एक रेस्टोरेंट के लिए निकल रही है, जो रेस्टोरेंट मीरा के घर से पहुंचने में ठीक 40 मिनट लगते हैं, जहां से मीरा के घर से 8:50 में 40 मिनट और ऐड कर दो भैया, तो 0 5 4 9, तो 8:90। 8:90 का मतलब कितना हो गया? 9:30, और 9:30 का मतलब कितना हो गया? आंसर ऑप्शन ए। 9:30 पे वो मीरा के घर से निकलती है रेस्टोरेंट के लिए। कितने पे निकलती है? 9:30 पे। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है ए 1 पर है, सी 3 पर, यानी ऑड संख्या वाली जो प्लेस वैल्यू है उसको हम किस में लिख रहे हैं? छोटे अक्षरों में। जैसे टी तो 20 पर है तो कैपिटल ही आएगा, एच 8 पर है कैपिटल, यू 21 पर है स्मॉल आएगा, टी एच यू कैपिटल, ये दो तो गलत थे, कैपिटल टी एच यू, यू 21 पर है, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे भाई। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर ऑप्शन डी। ये कह रहा है स्मार्ट डिवाइस फोन और लैपटॉप, फोन भी और लैपटॉप भी दोनों स्मार्ट डिवाइस हैं, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये कह रहा राधा अपनी घड़ी को इस प्रकार रखती है कि 1:30 बजे घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम। अब देखो अगर घड़ी में 1:30 बजे होंगे तो मिनट वाली सुई ये रही, घंटे वाली सुई ये रही। अच्छा घंटे वाली सुई को एक्चुअल में होना कहाँ चाहिए था? सर उत्तर पूर्व में होना चाहिए था, वो कह रहा उत्तर पूर्व में नहीं है, दक्षिण पश्चिम में है, तो विपरीत हो रहा है, उत्तर का अपोजिट दक्षिण, पूर्व का अपोजिट पश्चिम, तो बस ठीक है। अब शाम 4:30 बजे, 4:30 बजे का मतलब क्या है सर? 4 पे और ये मिनट वाली सुई यहाँ, तो वास्तविकता में मिनट वाली सुई की बात कर रहा है, मिनट वाली सुई को होना कहाँ चाहिए था? साउथ, तो साउथ का विपरीत लिख दो, विपरीत लिख दोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा मेरे भाई, नॉर्थ। ठीक है, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, एल से एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट, रिया को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 20 मार्च के बाद है, 24 से पहले, 20 के बाद 21 22 और 23 डेट हो सकती थी, 21 मार्च 22 या 23, लेकिन उनके भाई को याद है 21 के तो बाद ही है, तो 22 और 23 मार्च से पहले है, तो फिर कंफर्म दोनों किस पे एग्री हो रहे हैं? सर दोनों एग्री हो रहे हैं 22 मार्च पे। कब है जन्मदिन? 22 मार्च को है। एल एम एन ओ, ओ से एक ही ऑप्शन है, हटा दो, बस इतना ही करना था। ये कह रहा है इससे शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है? अब देखो एस ई सी, सी है कहीं? सी, सी बताओ, सी इधर कहीं है? नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सर आंसर हो जाएगा सेक्शन, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या है भैया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या मेरी बातें क्लियर हैं? अगर बातें क्लियर हैं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ठीक है, ये रहा। ये कह रहा विष्णु उत्तर पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है, तो मैंने लिख दिया उत्तर पूर्व में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ दूर चलने के बाद वह 90 डिग्री दाएं मुड़ा, 90 डिग्री राइट टर्न लिया, फिर से 90 डिग्री दाएं मुड़ा, फिर दोबारा से 90 डिग्री राइट टर्न लिया क्लॉकवाइज, अंत में एक बार फिर से 90 डिग्री क्लॉकवाइज गया।
3 बार दाएं। अब देखो 90 90 विपरीत पहुंच गया, विपरीत उत्तर पूर्व का विपरीत क्या होता है, दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण पश्चिम से फिर दोबारा 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम से 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा सर, ये पहुंच जाएगा उत्तर पश्चिम में। कहां पहुंच जाएगा सर, ये पहुंच जाएगा उत्तर पश्चिम में। क्लियर है? नेक्स्ट पर आ जाइए। ये क्या बताओ, कौन सा बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, ऐसा कौन सा अक्षर है जो नहीं बनाया जा सकता? STA, तो STAIIBILTY, STA, ए नहीं है, कहाँ है भैया ए कहीं नहीं है, तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता सर? स्टेबिलिटी नहीं बनाया जा सकता, स्टेबिलिटी। ठीक है, ये रहा। ये कह रहा काव्य अपने घर से बाहर खड़ी होकर सूर्यास्त देख रही थी, यानी पश्चिम की तरफ देख रही थी, अस्त होता है तो वह बाएं मुड़ी और 1 किलोमीटर चली। अब देख तो वो पश्चिम की ओर रही थी, ठीक है, अब वो बाएं मुड़ी और 1 किलोमीटर चली, 1 किलोमीटर चला दिया। ठीक है, फिर वो दाएं मुड़ी और 0.5 किलोमीटर चली, दाएं मुड़ के 0.5 चला दी। ये 1 किलो चलाओ इसे, 1 किलोमीटर 0.5 मीटर, 0.5 मीटर है ना, किलोमीटर है, तो 0.5 किलोमीटर, और ये 1 किलोमीटर। इसके बाद वो फिर से दाएं मुड़ी और 1 किलोमीटर चली, 1 किलोमीटर आ गई। ठीक है सर, अब वो कह रहा बताओ अब वो किस दिशा में है और उसकी कम से कम दूरी कितनी है? 0.5 की दूरी है एक तो 0.5 उत्तर दिशा की ओर। मुख कहाँ किया हुआ है ये भी पूछ रहा है क्या? उसका मुख किस दिशा में है? सबसे पहले मुख तो उत्तर दिशा की ओर है और आरंभिक बिंदु से 0.5 किलोमीटर पश्चिम में है। ये बात बिल्कुल सही है, स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर है, लेकिन नहीं सर यहाँ डिस्टेंस नहीं दी है, तो परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलो रिप्लेस करो। ये कह रहा 12 भागित का 23 गुणा का 23 और भागित का कितना 10। ये कह रहा है गुणा को डिवाइड से रिप्लेस कर दो। यहाँ क्या लिख दोगे आप सर? यहाँ लिख दोगे डिवाइड। क्या लिख दोगे? डिवाइड लिख दिया मैंने। अच्छा, और डिवाइड को किससे रिप्लेस करना है? प्लस से। यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस। अब देखो 23 का भाग दिया, इसमें कितनी बार जाएगा? एक बार। 12 और 1 13। अच्छा 13 और 10 मिलके कितने हो गए? 23। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया 23। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वोकैबुलरी शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बिना किसी अक्षरों को दोहराया जा सकता है। सर CAR कौन सा बनाया जा सकता है? यही बनाया जा सकता है। ROCK नहीं था, BUS, S नहीं है, VERB, तो VEE नहीं है उधर, तो कौन सा बनाया जा सकता है? सर कार बनाया जा सकता है, कार। कौन सा बनाया जा सकता है? सर कार बनाया जा सकता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। सर ये रहा 8 और 1 9, तो 1 बड़ा, 20 और 2 22 और 1 बड़ा। सर 7 और 1 8, 24 और 2 26 और 3 और 1 4, H Z और D, ऐसा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए। सी, अच्छा इसके बाद देखो, चलो यहां से देखो ABC D छोड़ा, EFG G के बाद H छोड़ा, IJ के बाद L छोड़ा, MNO O के बाद P छोड़ा, QRS S के बाद T छोड़ा, UVW आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट पर आ जाओ। 12 और 3 15 और 3 18 और 3 21। सर यहां से 8 और 2 10 और 2 12 और 2 14, UN। अच्छा आगे है 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, UNJ, आंसर ऑप्शन ए, UNJ आंसर ऑप्शन ए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। ये कह रहा बिंदु बी से शुरू करके जयंत पूर्व दिशा की ओर 500 मीटर चलता है। चलाओ भैया 500 मीटर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसे हम यहां से सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम किस कलर से कर सकते हैं? रेड से कर सकते हैं। ठीक है, रेड तो यहाँ भी दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। ये कह रहा बिंदु बी से बी से शुरू करते हुए जयंत पूर्व में 500 मीटर गया, पूर्व में 500 मीटर चला दिया जयंत को। ठीक है, वह बाईं ओर मुड़ा 550 गया, बाईं ओर मुड़ के 550 चला गया। इसके बाद वो फिर बाईं ओर मुड़ा 500 चला, फिर बाईं ओर मुड़ा 500 चला सर। इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ा 150 मीटर चला गया, 150 मीटर और चला गया। ठीक है सर, अब वर्तमान स्थिति और बिंदु बी तो ये था बिंदु, और वर्तमान स्थिति ये इस पॉइंट पे है।
के बीच की सबसे कम दूरी और जयंत बी से किस दिशा में। सर दिशा कौन सी है, 500 ये 500 ये, तो दिशा तो आ गई उत्तर। कौन सी दिशा आ गई, उत्तर। अब दूरी कितनी हो गई, 550 और 150, तो 550 और 150, तो ये 0, 5 और 5 10 की 0, 5 और 1 6 और 1 7, 700 मीटर उत्तर में है मेरे भाई। कहाँ हो जाएगा, 700 मीटर उत्तर में हो जाएगा, 700 मीटर उत्तर में। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये कह रहा बताओ व्रत कोडर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो व्रत कहाँ है सर, ये रहा। ये कोडर्स हो गए, कोडर्स लिख दो, COD लिख दो बस। आयत एथलीट को, एथलीट हो गए ये, ठीक है। और त्रिभुज गेमर्स को, ये गेमर्स हो गए, जी से रिप्रेजेंट कर दो। ये कह रहा है जो गेमर और एथलीट तो दोनों हो, गेमर भी हो और एथलीट भी हो, यानी ट्रायंगल में भी आने चाहिए थे और इसमें भी, सर्किल में भी, रेक्टेंगल में भी, तो S और T है ऐसे, और M और K भी है। लेकिन मना कर रहा है कोडर में ना हो, तो कोडर में ना हो यानी सर्किल में ना हो, तो बचे कौन, S और T। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं बनाया जा सकता, इनफॉर्म बनाया जा सकता है, RATIO बनाया जा सकता है। फ्रैक्शन FRAC, सी है क्या कहीं, सी तो कहीं नहीं है। कौन सा नहीं बन सकता, ये नहीं बनाया जा सकता, अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा फ्रैक्शन, ठीक है। चलो ये कह रहा है AD के उत्तर पूर्व में स्थित है, कौन से व्यंजक में, AD के उत्तर पूर्व में, D के उत्तर पूर्व में ना, तो D से चलो। एंड का अर्थ क्या था, उत्तर में है ये इसके, अच्छा एंड का अर्थ फिर दोबारा ये भी इसके उत्तर में, ये उसके उत्तर में, ये उसके उत्तर में, यहाँ नहीं बन पाएगा। अच्छा परसेंटेज का अर्थ क्या था, ये इसके पश्चिम में, और एंड का अर्थ था उत्तर में। अब ये इसके पश्चिम में, ये इसके उत्तर में, तो डी उत्तर पूर्व में बन पा रहा है कि नहीं सर, दक्षिण पूर्व में बन जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखो ए और डी, सर इसका मतलब क्या था, ये इसके दक्षिण में, ये इसके दक्षिण में, ये भी गलत हो गया, यही बचा होगा ऑप्शन। बाकी आप बना के भी देख लो। सर कैप का मतलब क्या है, पूर्व में, कौन पूर्व में है सर, बी पूर्व में है, और किसके पूर्व में, डी के में। डी के पूर्व में कौन है, बी, डी ये रहा, और डी के पूर्व में कौन बैठा है, बी। सर डी के पूर्व में बी हो गया। ए का अर्थ क्या है, एंड का अर्थ, एंड का अर्थ है उत्तर में, तो बी के उत्तर में कौन बैठा है, ए। अब देखो ये कह रहा था ए डी के उत्तर पूर्व में, डी के उत्तर पूर्व में हो गया, देख लो ये रहा डी, सेंटर बना दो, उत्तर पूर्व में कौन बैठा है, ए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे आ जाओ। कुछ कद्दू लहसन है, तो कद्दू तो ये रहा, लहसन ये रहा, चुकंदर दोनों में कॉमन, वैल्यू भी 100 है, तो कुछ कद्दू लहसन है। सभी लहसन कद्दू है, लहसन सद्दू नहीं है, क्योंकि लहसन की वैल्यू 50 है, इसे मत काउंट कर लेना कि 100 हो गई सर। सभी चुकंदर सलजम है, सभी चुकंदर सलजम है, सेकंड और थर्ड से बन रहा है लहसन, और ये तो पहला और तीसरा ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट पर आ जाओ, ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाओ। ये कह रहा है निम्नलिखित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाइए जिसमें सभी अक्षर ठीक बार एक उपयोग किया हो। तो देखो बेटा यहां से बनेगा पी, यानी 4 पे क्या आएगा, पी, और आर पे क्या है, 5 पे क्या आएगा, आर। अच्छा 3 पे क्या है, ओ। अच्छा 2 पे क्या है, डी, प्रोडक्ट। सर 8 पे क्या है सर, यू। 1 पे क्या है सर, सी, और 7 पे क्या है सर, टी, और 6 पे क्या है सर, एस, प्रोडक्ट्स। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेटा। इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। उस शब्द की पहचान कीजिए जिसे आइडेंटिफिकेशन शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो ACTION बन सकता है, FACTION भी बन सकता है सर, DOU बी नहीं है, बी नहीं है, बी। आंसर ऑप्शन सी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट पर आ जाओ। 6 कुर्सी और 3 मेजों में एक समूह में कुल 54 टांगे हैं, प्रत्येक कुर्सी में 4 टांगे हैं। तो देखो एक कुर्सी में 4 टांगे हैं, तो 6 में कितनी हो गई सर, 6 में हो जाएंगी 24, क्योंकि 6 कुर्सी में, एक कुर्सी में 4, तो 6 कुर्सी में 24 टांगे हो गई। समझ पा रहे हो। अच्छा टोटल कितनी थी, 6 कुर्सी और 3 मेज को मिलाकर 54। तो भैया मुझे बताओ 54 में से अगर मैं 24 कम कर लूं तो बची कितनी, 30। अब 30 टांगे बची हैं 3 मेज की, तो एक मेज की कितनी टांग हो जाएंगी, 10। और यही पूछा है एक मेज में कितनी टांगे हैं सर, एक मेज में 10 टांगे हो जाएंगी, 10। नेक्स्ट पर आ जाओ। ये कह रहा है कौन सा विकल्प 225 डिग्री दक्षिणावर्त, सर 180 गया तो यहाँ आ गया, 45 और मुड़ेगा क्लॉकवाइज, 45 क्लॉकवाइज मुड़ेगा, तो केवल ए ऑप्शन दिख रहा है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा है। ये कह रहा है प्रतीकों के अनुक्रम का अध्ययन करो।
एट द रेट डॉलर हैज एंड, एट द रेट डॉलर हैज एंड, एट द रेट डॉलर हैज एंड, एट द रेट आगे और डॉलर आएगा फिर हैज एंड, तो एट द रेट डॉलर आएगा, ऐसा ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। 5 दोस्त हैं ई एफ जी एच आई, उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है सर। ई दाएं छोर पर है, ई कौन से छोर पर है सर? ई जो है ना वो दाएं छोर पर है, ई को यहां बिठा लो, ई जो है वो दाएं छोर पर है और ई जी के ठीक दाएं बैठा है, तो जी यहां आ गया। व्यक्ति थे 5, 1 2 3 और 4 और बेटा 5, ये व्यक्ति 5 हो गए। आई एच के ठीक बाएं है, ओके, एच के ठीक बाएं, तो एच के ठीक बाएं आई है और आई एच के ठीक बाएं है और एफ के ठीक दाएं भी है। आई एच के ठीक बाएं है, आई जो है, एक मिनट दोबारा से समझो, आई एच के तो ठीक बाएं है और एफ के ठीक दाएं बैठा है। कौन? आई। तो आई एफ के तो ठीक दाएं है और एच के ठीक बाएं, एच के ठीक बाएं आई, एफ के ठीक दाएं आई, एफ यहां आ गया। एच दाएं छोर से तीसरे स्थान पर है, ओके, एच दाएं। अब बाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन है? बाएं से दूसरे पर बैठा है आई, बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? आई। आंसर ऑप्शन डी। एक पंक्ति में 55 लड़के हैं, उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। सूरज बाएं से 24 पर है, अभय की दाईं ओर से चौथे स्थान पर है और अभय के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है सूरज जो है, ठीक है। पंक्ति में दाईं ओर से अभय की स्थिति क्या है ये बताना है। अब देखो, सूरज अगर बाईं ओर से 24वें स्थान पर है और अभय के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है सूरज, तो चौथे स्थान पर बैठा, 24 से 4 कम कर दो, तो सूरज बाएं से कौन से पर था सर? सूरज नहीं, अभय, अभय बाएं से हो जाएगा 20 पर, ठीक है ना। अभय के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, मान के चलो मैंने अभय को यहां बिठाया और अभय के दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन बैठा है? सूरज, और सूरज बाएं से कौन से नंबर पर है? 24 पर। अच्छा, 4 स्थान दाएं बैठा है सूरज अभय के, तो अभय बाएं से कौन से नंबर पर था सर? आप बोलोगे अभय बाएं से 20 पर था। कितने पर था? 20 पर। अब ये पूछ रहा अभय दाएं से क्या है सर? लड़के थे 55, दूरी 56 की, 56 में से बाएं वाली रैंक माइनस कर दो अभय की, 56 माइनस के 20, कितने बचे? 36। तो अभय की दाएं से क्या रैंक हो जाएगी सर? अभय की दाएं से रैंक हो जाएगी 36। अभय की दाएं से क्या रैंक हो जाएगी सर? अभय की दाएं से रैंक हो जाएगी 36। क्या मेरी बातें क्लियर हैं? अगर क्लियर हैं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये 32 प्लस 80 गुणा 4 माइनस के 7 बराबर 345 में यदि प्लस और गुणा को आपस में रिप्लेस कर दिया जाए, तो भैया कर दो, ये होगा 32 गुणा 80 और गुणा की है पे प्लस के 4 माइनस के 7, ये कर दो। जीरो तो ये हो गया, 8 2 16 का 6 कैरी 1, 8 3 24 और 1 25, 2560 हो गया। 4 और ऐड कर दो तो 2564, 64 से 7 कम कर दो बेटा, 7 कम करो, 64 से 7 कम करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2557। कितना हो जाएगा? 2557। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र अपनी क्लास में ऊपर से तो 9 पर है, नीचे से 25 पर है, तो 25 और 9 मिलके 34। क्लास में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? एक अंक घटा दो, 33 हो जाएगी। फिर पैटर्न के क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा सर? एक कंप्लीट ट्राइंगल आएगा और एक लाइन आएगी, ये ट्राइंगल आएगा पूरा कंप्लीट इस तरीके से। और ऐसा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सर? ऐसा ऑप्शन ऑप्शन बी दिख रहा है, बी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अब देखो, वर्क करना, काउंट करना सिखाया था, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7। मैंने कहा था तब तक गुणा करनी है जब तक कोई एक साइड एक ना हो जाए, तो आप डायरेक्ट गुणा करते चलो। 7 7 49 प्लस 36 प्लस 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 16 और 9 25 और 25, 50 4 54 और 1 55, तो ये हो गया 49 और 36 और 55। 9 6 15 और 5 20, कैरी कितना? 2, 4 3 7 5 12 और 2 14, 140। तो कुल कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं सर? 140 वर्ग बनाए जा सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। कितना बढ़ रहा है? 3.5, 45.5 से तो ये हो गया 46, 46 और 3 मिलके 49, यहाँ भी 3.5 बढ़ रहा है। तो भैया 49 में 3.5 ऐड कर दो, 0.5, हर बार 3.5 बढ़ रहा है। 9 3 12 का 2, 4 और 1 5,
52.5 आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट पर आ जाओ। ये कह रहा अगर फन यहाँ लिखा हुआ और दर्पण दाईं ओर रखा है एक्स और वाई पे, तो बनाओ एन कैसे बनेगा, एन बनेगा ऐसे, यू ऐसे और एफ ऐसे। ऐसी कौन सी पिक्चर दिख रही है आपको, ऐसी पिक्चर दिख रही है, ये तो गलत है बिल्कुल। एन यहाँ सेम दिख रहा है, गलत है, एफ सेम दिख रहा है। परफेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आंसर ऑप्शन सी। रवि ने अमन से कहा, रवि ने कहा है अमन से, जो लड़की किताब पढ़ रही है ना वो कौन है, वो मेरे दो बेटों की इकलौती बहन है। रवि ने अमन से कहा है कि जो लड़की किताब पढ़ रही है, मेरे दो बेटे, रवि ने अमन से कहा है, क्या कहा है रवि ने, कि वो जो लड़की किताब पढ़ रही है वो मेरे दो बेटे हैं, दो बेटों की इकलौती बहन है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। वह लड़की रवि की कौन लगेगी, बेटी लगेगी। ये है वो लड़की, रवि की कौन लगेगी, बेटी, क्योंकि रवि के दो बेटों की इकलौती बहन है, इसका मतलब रवि की कौन है, वो बेटी है। उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम आप सभी को। जय हिंद प्यारे बच्चों। तो अब बारी है 9 जून फोर्थ शिफ्ट जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की। आइए बच्चों, बहुत बेहतरीन बहुत जानदार से क्वेश्चंस के आंसर लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। ये लीजिएगा, देखो पहला क्वेश्चंस आपके सामने है। हाँ भाई, हाँ, पहला क्वेश्चंस आपके सामने आने वाला है। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं, बहुत सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े से टफ हैं लेकिन इजी बहुत हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा महासागरों में ज्वार भाटा की व्याख्या करती है। अब देखो, ज्वार भाटा की व्याख्या कौन सी अवधारणा करेगी भाई, देखो वो गुरुत्वाकर्षण, बोलो कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करी जा रही है, गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा का। भाई ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बोलो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फीफा की बात नहीं कर रहा, फीफा स्पोर्ट्स में मत चले जाना। फीफी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। फीफी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है भैया, वो दिया जाता है फ्रेगनेंस इंडस्ट्री। कौन सा, फ्रेगनेंस इंडस्ट्री, सुगंध उद्योग के लिए दिया जाता है। आइए बच्चों, 77 क्वेश्चंस। अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। प्रवासन संगठन का मुख्यालय जिनेवा, वियना, बताइए भैया कहाँ हो जाएगा। तो भैया इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ हो जाएगा, बोलो जिनेवा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा, जिनेवा इसका मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और अगर हम बात करेंगे इस प्यारे से क्वेश्चंस की, तो इसका फॉर्मेशन, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेशन है उसका फॉर्मेशन कब होता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन 1951 में होता है, 51 में। और इसके अगर हम बात करेंगे बच्चा किसकी, मेंबर की बात करेंगे, तो 174 इसमें क्या हो जाएंगे, मेंबर। आइएगा, एक और प्यारा सा क्वेश्चन समझिएगा। भूटान की आधिकारिक तौर पर कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है, यानी सीधे सीधे कह रहा है भूटान की जो करेंसी है भैया गुल्ड्रम है। कौन सी है, गुल्ड्रम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। देखो भूटान से एक क्वेश्चन और पूछा था 2024 में, वहां थंडर ड्रैगन की भूमि किसको कहा जाता है, तो भूटान से लगभग क्वेश्चन बच्चा बन जाता है। नेक्स्ट कौन सा कह रहा है, विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स, हाँ, विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था। सियोल में हुआ था, टोक्यो में हुआ था, बैंकॉक में हुआ था, बताइए बच्चों कहाँ हुआ था। ये बच्चा बैंकॉक थाईलैंड में, बोलो कहाँ हुआ था, बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन कराया गया था। आइएगा, बेहतरीन सा क्वेश्चंस क्या कह रहा है। सिस्टीन चैपल डेड कहाँ स्थित है। सिस्टीन चैपल मेरे भाई वो कहाँ हो जाएगा, वेटिकन सिटी। वो लोग कहाँ हो जाएगा, दुनिया का सबसे छोटा शहर वेटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस, भाई देखो बच्चों मेरे भाइयों, ये क्वेश्चंस 2024 में, ये बात याद रखना, ये क्वेश्चंस कब, बोलो 2024 में किस में पूछा गया था, री एग्जाम में पूछा गया था। यूपीपी में सेम क्वेश्चंस रिपीट हुआ है, तो भैया कब मनाया जाता है, बोलो हाँ नहीं 26 नवंबर को। बोलो कब, 26 नवंबर को संविधान दिवस। और कब से, 2015 से
ठीक है, 2015 से क्या किया है भैया, मनाना प्रारंभ। बोलो क्या कर दिया है, 2015 से मनाना प्रारंभ किया है इसको। ठीक है, आगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा की गारंटी देता है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताए जाना, पुलिस 24 घंटे तक उसको रखेगी, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रखेगी भैया। आर्टिकल नंबर बच्चों कौन सा, 22। बोलो कौन सा है, 22 आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, आगे, द चैप्टर ब्लैक एसिड अटैक के बाद के जीवन की गहराई से चित्रित करने वाली कहानी के लेखक कौन है। बहुत अच्छा बुक है बच्चा, ये बुक जो लिखी है किसके द्वारा, बुशरा, हाँ बुशरा रहमानी। बोलो किसके द्वारा, बुशरा रहमानी के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। आगे, 2026 में एआई आधारित भाषा मॉडल भारत जैन को निम्नलिखित का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। भाई बताओ, यानी एआई आधारित है, भारत जैन है नहीं, भारत जैन की बात करें तो किस मॉडल पर आधारित है मेरे भाई, ये हो जाएगा हाँ 22 से अधिक भारतीय भाषाएं, क्योंकि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं, 22, तो उनको एआई मॉडल पर इनको क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है ना, गुलाबी भैया किससे संबंधित हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा मांस। बोलो किससे संबंधित हो जाएगा, मांस और मुर्गी प्रसंस्करण से संबंधित गुलाबी क्रांति हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है, अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र को इस नाम से भी जाना जाता है। देखो इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, प्राइमरी जो होता है वो रॉ मटेरियल के लिए होता है, सेकेंडरी होता है मैन्युफैक्चरिंग होता है, और जो तीसरा सेक्टर होता है बच्चा उसे क्या कहा जाता है, उसे सर्विस सेक्टर कहा जाता है, सेवा क्षेत्र के रूप में काउंट किया जाता है। तो आपसे सेवा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, टर्सरी सेक्टर कहा जाता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज भारत से वस्तुओं के निर्यात के लिए आवश्यक है। देखो आपको लग रहा है पेपर टफ दिया है, पेपर इजी भी बहुत दिया है। ऐसे क्वेश्चन है जो आपके थोड़े से लॉजिक पर भी डिपेंड करते हैं। भाई एक बात बताओ, निर्यात के लिए बिजली बिल की क्या आवश्यकता है, निर्यात के लिए जन्म प्रमाण पत्र की क्या आवश्यकता है, मतदाता पहचान पत्र की क्या आवश्यकता है, आयात निर्यात कोड है, बड़ी सीधी सी बात है। तो ये इंपोर्ट के लिए भैया क्या किया जाएगा, इस कोड का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक किसने लिखी है। इंडिया फॉर इंडियंस भारत भारतीयों के लिए है, ये भैया चित्तरंजन दास के द्वारा, CR दास के द्वारा ये बुक लिखी गई है। बहुत प्यारी बुक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे, भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष करों पर ... वर्ष 2000 में प्रस्तावित किया गया था। मतलब जो GST का विचार है ना, ये विचार किसने दिया था भाई, ये केलकर व्यक्ति हुआ करते थे, काका केलकर हुआ करते थे। तो भैया ये केलकर टास्क फोर्स के द्वारा ये विचार दिया गया था, समझ रहे हो। ऑप्शन वित्त आयोग मत लगाते ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, भूटान अपनी सीमा से कितने राज्यों की सीमा साझा करता है। भूटान अपनी सीमा से कितने राज्यों की सीमा साझा करता है भैया, 4 राज्य हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा और असम हो जाएगा। बच्चों समझ के बात को, और सिक्किम हो जाएगा, भूटान की बात की जा रही है। अरुणाचल हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा और असम, ये 4 राज्य हो जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चंस, उन्नत कृषि महोत्सव 2026 प्रदर्शनी और प्रशिक्षण किस भारतीय राज्य में आयोजित किए गए। बताओ भाई, उन्नत कृषि की बात की जा रही है, तो इसके लिए भैया एक प्रदर्शनी लगती है, वो प्रदर्शनी किस भारतीय राज्य में स्थापित किए गए। ये हाँ बिल्कुल, ये बच्चा कहाँ, बोलो मध्य प्रदेश, बोलो कहाँ, MP। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बोलो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। आगे लो, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी के लिए शॉर्टलिस्ट। मतलब देखो दुनिया के सबसे बड़े जो अवार्ड है ना फिल्म इंडस्ट्री के, वो ऑस्कर अवार्ड हैं, और वहाँ ना
भारत से प्रत्येक देश से किसी मूवी को भेजा जाता है कि साहब इसे बेस्ट मूवी का अवार्ड दीजिएगा, तो भारत से कौन सी मूवी शॉर्ट लिस्ट की गई थी? होम बाउंड। बोलो कौन सी? होम बाउंड। ये क्वेश्चन ना लगातार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। इससे पहले जो मूवी थी लापता लेडीज थी, वो भी क्वेश्चन कई एग्जाम में लगातार पूछा गया था, तो लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आगे क्या कह रहा है? जनसांख्यिकी संक्रमण के तीसरे चरण के दौरान क्या होता है? जनसांख्यिकी संक्रमण तीसरे चरण के कारण क्या होता है? इसमें गिरावट तो नहीं आती, प्रजननशीलता और मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट आ जाती है। हाँ नहीं होता। हाँ जी, जन्म और मृत्यु के बारे में, हाँ वेरी गुड। तो इसमें बच्चा क्या हो जाएगा? प्रजननशीलता और मृत्यु दर में क्या आ जाता है? उल्लेखनीय गिरावट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बोलो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द बंधुता, बंधुता का मतलब भाईचारा, ब्रदरहुड, किस बात को सुनिश्चित करता है? देखो टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चंस है, बहुत प्यारा क्वेश्चंस है। शब्दावली को अच्छे से, प्रस्तावना की शब्दावली को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। भैया व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करता है। ये कौन सा? बंधुत्व। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 95, प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस मनाया जाता है भैया कब? बोलो 1 मई को। बोलो कब मनाया जाता है? 1 मई। 1 मई यानी 1 मई को अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। आगे, भारत के किस क्षेत्र में संतूर एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है? वाद्य यंत्र परंपरागत रूप से बजाया जाता है, मतलब वहाँ की एक परंपरा है, बजाते ही हैं लोग। तो भैया ये कहाँ है? बोलो कश्मीर में। संतूर कहाँ बजता है? कश्मीर में। ये लोगों की परंपरा के आधार पर चलता है। आगे 97 क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेरी गुड। कर्नाटक संगीत परंपरा, अब क्वेश्चन को समझना। कर्नाटक संगीत परंपरा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक की बात की जा रही है, कि 2 मुख्य प्रणालियों में से एक है। मुख्यतः भारत के किस भाग में प्रचलित है? भाई देखो कर्नाटक, भाई कॉमन सी बात है, कहाँ हो जाएगा? दक्षिण भारत में हो जाएगा। भाई कॉमन सी बात है, कर्नाटक दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत की एक परंपरा, मतलब क्वेश्चन टफ है लेकिन लॉजिक लगाओगे तो आराम से क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा निकल आएगा। आगे, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना मेरे भाई कब होती है? 1852 में। कब होती है? बोलो 1852 में होती है। ठीक है, 1852 में होती है। आगे, वाह भाई वाह। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? मतलब फॉर्मेशन ऑफ इसरो, भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। 1969 में 15 अगस्त को, और फाउंडर इनके विक्रम साराभाई हुआ करते थे, है ना। इसरो से लगातार क्वेश्चंस पूछे गए हैं लॉगो शिफ्ट में, है ना। आगे, लक्षद्वीप द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? अब देखो ये इतना इजी क्वेश्चन है, कोई बच्चा तैयारी कर रहा होगा ना बहुत इजीली इसको बना लेगा। भाई ये अरेबियन सी में है, अरब सागर में मेरे भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे, श्री अब्दुल गनी अब्दुल्ला भाई कुरैशी को 2008 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भैया इन्हें दिया गया था कबीर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? कबीर पुरस्कार इनको दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बोलो डी इज राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। हाँ भाई, महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच लड़े गए प्रसिद्ध युद्ध का युद्ध स्थल क्या है? अबे महाराणा प्रताप, क्या बात है भाई साहब, कौन नहीं जानता? बताओ जल्दी से। पानीपत, तराइन, हल्दी घाटी। भाई दोनों के बीच में कौन सी बैटल होती है? बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किला किस राज्य में? हाँ चित्तौड़गढ़, भाई कॉमन सी बात है, राजस्थान में, है ना। अब देखो ये 2 क्वेश्चन इतने इजी, जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे आराम से इजीली इन क्वेश्चंस को बना लेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, ठीक है, ओपोर्टो का ऐतिहासिक केंद्र किस देश में स्थित है? ओपोर्टो का एक ऐतिहासिक केंद्र किस देश में स्थित है? ओपोर्टो का एक ओपोर्टो, ये पुर्तगाल। बोलो कहाँ हो जाएगा? बोलो पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर मेरे भाई क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर है। आइएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? हाँ 105।
यानी C6 एनर्जी के उत्पाद जैसे कि फिल्में, है ना, कोटिंग्स और स्ट्रॉ मुख्य रूप से इन्हें बदलने के लिए उपयोग की जाती है। कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो इसको क्या कहा जाता है मेरे बच्चों, इसे कहा जाता है मेरे भाई एकल उपयोग वाले प्लास्टिक, सिंगल यूज वाले प्लास्टिक के लिए इसका उपयोग किया जाता है 6G के लिए। ठीक है, आगे। बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ गौतम की पत्नी का नाम क्या था? है ना, बुद्ध बनने से पहले पत्नी उनकी एक ही थी भाई, बड़ी कॉमन सी बात है। और उनका भी नाम क्या था? यशोधरा। क्या नाम था बोलो? यशोधरा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। गौतमी उनकी मौसी हुआ करती थी, महामाया ना, गौतमी प्रजापति। आगे, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश का आगरा जिला कितने विकास खंडों में बटा हुआ है? कितने विकास खंडों में? कितने बारीक बारीक क्वेश्चन पे चला गया यूपी स्पेशल में, लेकिन क्वेश्चन कोई ज़्यादा मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक आधा क्वेश्चन इस टाइप के आ भी जाते हैं। आगे, दिसंबर 2025 तक साइबर स्वच्छता केंद्र के अंतर्गत डिजिटल जनसंख्या का कितना प्रतिशत कवर किया जा चुका है? डिजिटल जनसंख्या का मेरे भाई, साइबर किसके लिए? साइबर स्वच्छता के लिए 98%। बोलो कितना? 98% को कवर अप किया जा चुका है। 108 का क्या हो जाएगा? बोलो सी हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है? कौन सा संगठन भारत में वार्षिक सकल यानी जीडीपी, है ना, सकल घरेलू उत्पाद का पहला अग्रिम अनुमान जारी करता है? भाई देखो, जीडीपी कौन निकालता है? एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। एनएसओ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एनएसओ हो जाएगा। ठीक है, आगे लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क है? सौर पार्क भाई देखो, रिन्यूएबल एनर्जी से लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं, हर पेपर में क्वेश्चंस पूछा है, तो भाई ये क्या हो जाएगा? रीवा अल्ट्रा मेगा पार्क नहीं हो जाएगा, बनकर सौर कर्ण नहीं, ये हो जाएगा भादला सौर पार्क। कौन सा हो जाएगा बोलो? भादला सौर पार्क क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का और उसमें सौर ऊर्जा का पार्क है ये। ठीक है, आगे क्वेश्चंस क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन की विधि नहीं है? अलैंगिक जनन की विधि नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? अलैंगिक जनन होता है द्विखंडन। ठीक है, हो जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं। काय की प्रदर्शन, तो इसमें ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर निषेचन। बोलो क्या है? निषेचन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो बच्चों आगे। 112 कौन सी गैस को आमतौर पर लाफिंग मतलब हंसने वाली गैस? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड प्रैक्टिस सेट में जम करके क्वेश्चंस दिए गए थे आपको इस प्रकार के, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, कार की बैटरियों में कौन सी गैस यूज की जाती है? इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रॉपर दिए गए थे। आओ, भारत की पहली प्रमुख सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट और पैकेजिंग सुविधा का उद्घाटन निम्न में से किस तिथि को हुआ है? बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत जानदार शानदार सा क्वेश्चन है। सेमीकंडक्टर के लिए भैया जो एक यूनिट लगाई गई है, कहाँ बोलो? गुजरात में। तो इसको 28 फरवरी 2026 को इस तिथि को इसका उद्घाटन हुआ है। ये रहे जीएस के बहुत प्यारे क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस मतलब 10% क्वेश्चंस आप कह सकते हो जो टफ थे, बाकी क्वेश्चंस ऐसे थे जिन्हें आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते थे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आइए बेटा, स्वागत है आप सभी का यूपी पुलिस कांस्टेबल 9 जून फर्स्ट शिफ्ट का बेटा सॉल्यूशन आज हम बेटा लेके आए आपके लिए, और उम्मीद करते हैं आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि बिल्कुल हमारा पढ़ाया हुआ जैसे का तैसा एग्जाम में बिल्कुल छप गया है। तो देखिए 9 जून फर्स्ट शिफ्ट शुरू करते हैं बेटा सॉल्यूशन अपना। देख, गद्यांश हमारा शुरू हो गया, तो बेटा गद्यांश के पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। गद्यांश के अनुसार चंद्रयान 3 की प्रमुख उपलब्धि क्या थी? और गद्यांश के अनुसार मंगलयान मिशन में भारत को किस स्थान पर पहुंचाया था? और गद्यांश के अनुसार भारतीय वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के दौरान क्या उपलब्धि हासिल की? तो ये हमारे 3 प्रश्न गद्यांश के। चलो गद्यांश पढ़ते हैं। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। अंतरिक्ष विज्ञान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने विश्व में अपनी एक नई पहचान बनाई है। मंगलयान मिशन की सफलता ने भारत को मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला चौथा देश। एक तो बेटा यहाँ से मिल गया, एक तो हमें तो बेटा यहाँ से मिल गया, ये क्या बना दिया है? चौथा देश। चंद्रयान 3 की सफलता ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहले देश का गौरव दिलाया। देखिए ये देखो, एक प्रश्न हमें यहाँ से मिल गया। परमाणु ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी में भारत ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारतीय वैज्ञानिकों ने कोविड-19 महामारी के दौरान स्वदेशी टीका, एक क्वेश्चन देखो यहाँ मिल गया हमें ये।
का निर्माण करके विश्व को चकित किया। डिजिटल इंडिया अभियान ने देश में तकनीकी क्रांति लाई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना आज की महती आवश्यकता है। कितना अच्छा प्रश्न है ये। तो पहला हमसे कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार चंद्रयान 3 की प्रमुख उपलब्धि क्या थी। प्रथम उपलब्धि क्या थी बेटा? देखो पहला यहाँ पे आंसर मिल गया आपको क्या, कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश। क्या बन गया ये? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया। क्या बन गया? पहला देश बन गया। गद्यांश के अनुसार मंगलयान मिशन पर भारत को किस स्थान पर पहुंचाया है? तो बेटा कौन से स्थान पर पहुंचाया? देखो वहां पर दिया हुआ है, चौथा देश बनाया। कौन सा बनाया बेटा यहाँ पर? ये चौथा देश। कौन सा देश बनाया? चौथा देश बना दिया। इसके बाद हमसे कहा गया है वैज्ञानिकों, गद्यांश के अनुसार भारतीय वैज्ञानिकों कोविड-19 के दौरान क्या उपलब्धि हासिल की? क्या उपलब्धि हासिल की? स्वदेशी टीका का निर्माण कर दिया। स्वदेशी टीका का क्या कर दिया बेटा? निर्माण कर दिया। इसके बाद आगे नाथना पीछे पगा। अरे आगे नाथना पीछे पगा, इसका अर्थात क्या है बेटा? बंधन रहित होना। कैसे क्या होगा बेटा? बंधन रहित होना, कोई बंधन नहीं है। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है। तो बेटा जो भूमि के अंदर की जानकारी रखेगा तो हम उसे क्या बोलते हैं बेटा? भूगर्भवेत्ता, यानी भूगर्भवेत्ता। विज्ञान की जानकारी रखने वाला बेटा विज्ञानवेत्ता। विज्ञानवेत्ता समझ बात आ गई? ऐसी भूगर्भवेत्ता। पत्तों से बनी हुई कुटिया, पत्तों से जो बनी हुई कुटिया है उसको हम बेटा नाम देते हैं क्या? उसे कहते हैं बेटा पर्णकुटी। क्या बोलते हैं हम उसे? पर्णकुटी की संज्ञा देते हैं। यानी पत्तों से बनी हुई जो कुटिया है वो क्या है बेटा? पर्णकुटी। देखिए ये कह रहा है दो दुष्टों के नाम के अतिरिक्त अन्य की कोई अंतर न होना। ओहो, तो देख क्या हो गया? दो दुष्ट लोग हैं, सेम आचरण किए हैं, बस उनके नाम अलग हैं लेकिन उनका जो आचरण कैसा? बिल्कुल एक गोल जैसा वो वैसा बिल्कुल सेम। तो बेटा क्या होगा? जैसे नाथ वैसे सांपनाथ। जैसे नाथ और वैसे क्या बेटा? सांपनाथ। बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका। इसके बाद विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए बेटा अब यहाँ पे थोड़ी सी बात सुन लीजिए अब आप, कि देखिए वैसे हमारा यहाँ होता है, हमसे कहा जाता है कि वक्र का सरल। बेटा वक्र सरल, वक्र का होता है बेटा ऋजु। वैसे वक्र का ऋजु होना चाहिए। वक्र का होना चाहिए ऋजु होना चाहिए। ऋजु माने होता है बेटा सीधा, और सीधा को दिखाई तो सीधा सरल ऋजु। क्या बेटा? ये सब हमारा ऋजु है। वक्र होता है टेढ़ा मेढ़ा। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात देखूँ तो संस्कृत का संस्कृत में, हिंदी का हिंदी में, जिस भाषा का है उसी भाषा में उत्तर होता है। तो सरल का यहाँ होना चाहिए कठिन। लेकिन एक स्थिति सम्मुख सामने और उन्मुख का भी मतलब सामने होता है। अब तो दो आंसर है हमारे यहाँ पे, लगभग लगता है। यहाँ से सम्मुख का होना चाहिए, यहाँ पे विमुख। देखिए विरह मिलन ये दोनों सही हैं, सार्थक निरर्थक सही हैं, ये सुमेलित नहीं है। तो अगर देखा जाए कहीं तक तो ये मेरा 50% सुमेलित है और 50% नहीं है। बी ऑप्शन, ये तो 100% सुमेलित है दोनों, सार्थक निरर्थक और विरह मिलन। लेकिन सरल और वक्र ये 50% तो हैं लेकिन 50% नहीं है। अगर भाषा की दृष्टि से देखूं तो बिल्कुल नहीं है, और वैसे मैं देखूं अर्थी दृष्टि से तो ये हैं, लेकिन ये हमारा बिल्कुल ही नहीं है। सम्मुख और उन्मुख ये बात एक ही है। तो अगर यहाँ तक आयोग जो इसका आंसर मानेगा तो बेटा आयोग यहाँ तक आंसर इसका यही मानेगा। मतलब मेरे जो हमने इसका एनालिसिस किया आयोग ये मानेगा। अगर आयोग ने अगर ये नहीं माना तो बेटा यहाँ पर आयोग फिर इसे भी मान सकता है, तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन 100% ये, और अगर इस पर बेटा चैलेंज भी कर सकते हैं क्योंकि सम्मुख का होता है ये विमुख। अगर आयोग ये आंसर देता है, इस आंसर को नहीं देता है, तो हम आयोग को चैलेंज यहाँ कर सकते हैं श्योर। इस बात का बेटा ध्यान रखना, क्योंकि सम्मुख का होता है ये विमुख। उन्मुख, उन्मुख का ही मतलब सामुख, मुख के सामने, सम्मुख का ही मतलब मुख के सामने, दोनों समान बातें हैं। लेकिन यहाँ पे भाषा की दृष्टि से मैं देखूं, वक्र का क्या होता है बेटा ये रुज, और रुज का मतलब होता है सरल। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भाषा को मैं ना यहाँ लागू करूं तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो बात समझ में मैं क्या कहना मैं चाह रहा हूं। तो यहाँ पर जो आयोग आंसर देगा इसका आंसर देगा बेटा ए। अब आगे बढ़ते हैं। अठन्नी में कौन सा समास है? 8 आनों का समूह। क्या हो गया बेटा? 8 आनों का समूह, अर्थात हम कह देंगे यहाँ पर क्या बेटा? द्विग समास। 8 आनों का समूह अर्थात कौन हो गया बेटा यहाँ पर? हमारा द्विग समास हमारा हो गया।
8 आनों का समूह कौन सा समास हो गया बेटा यहाँ पर हमारा द्विगु समास। निम्नलिखित में से कौन सा चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा हमसे पूछा है तो बेटा चांद का मुंह टेढ़ा बता दोगे सर गजानन माधव मुक्तिबोध, सर गजानन माधव मुक्तिबोध चांद का मुंह टेढ़ा। सहज पके सो मीठो मीठो होए, सहज पके सो मीठो मीठो होए, तो धीरे धीरे जो पकता है वो क्या होता है बेटा मीठा होता है। तो धीरे किया क्या कार्य बेटा कैसा होता है अच्छा होता है। सहज माने धीरे धीरे, तो धीरे धीरे किया गया कार्य बेटा कैसा होता है अच्छा होता है। घुड़दौड़, देखिए घुड़दौड़ में जो संधि है वो कौन सी हमारी घोड़ा प्लस दौड़, इसका तो आंसर यही आएगा। और कई बार बच्चों को बताया था आ जाए तो घोड़ा प्लस दौड़ यहाँ लगा के आनी है। निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मोर नाचा जंगल में किसने देखा, मोर नाचा जंगल में किसने देखा, ये दोनों तो एक ही बात है हमारी, देखा किसने और नहीं, तो यहाँ पे आंसर होगा बेटा हमारा केवल ये हमारी लोकोक्ति सही है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। निम्नलिखित में से पंचवटी के रचयिता, पंचवटी रचना किसकी है, ये हमसे पूछा गया है कि पंचवटी किसकी है। तो बेटा पंचवटी जो रचना है वो किसकी है, ये हमारे बेटा मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है बेटा हमारी पंचवटी। आइए आगे बढ़ते हो। मुकेश जोर से चिल्लाया, वाक्य में अव्यय शब्द है, अव्यय शब्द क्या है चिल्लाना क्रिया, मुकेश संज्ञा, तो एक ही तो बचा बेटा क्या जोर से, क्या बचा यहाँ पर जोर से, क्या बचा बेटा यहाँ पर जोर से, यहाँ पर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द का अर्थ स्त्री अर्थ है, तो बेटा स्त्री किसे बोलते हैं बेटा अंगना को, अंगना को क्या बोलते हैं बेटा स्त्री, अंग प्लस ना यानी कि जो अंग के साथ है अंगना। निम्नलिखित में से 55 खंबे लाल दीवारें किसके द्वारा लिखी गई है, तो बेटा 55 खंबे लाल दीवारें जो लिखी गई है वो ऊषा प्रेमवदा के द्वारा, ऊषा प्रेमवदा के द्वारा लिखी गई है बेटा 55 खंबे लाल दीवारें ऊषा प्रेमवदा। बेटा जिसके मन में क्या बेटा कपट ना हो या आएगा सो कपट ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द चयन कीजिए, तो क्या होगा बेटा निष्कपट, जिसके मास कपट नहीं है वो क्या होगा बेटा निष्कपट, आस्तिक विश्वास रखने वाला, कपट यानी कपट वाला, सदाचारी वो अच्छा व्यक्ति। अरबी फारसी भाषा का उपसर्ग नहीं है, तो देखो बेधड़क बे और बा हम अरबी फारसी के हैं सब ये, तो बेटा सम नहीं है, सम किसका संस्कृत भाषा का, सम का मतलब होता है समान, समवाय, सम उपसर्ग है हमारा यहाँ पर। आदर्श सूचक शब्दों के बाद किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए आदर्श सूचक चिन्हों के साथ बाद जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा बेटा अल्प विराम। जैसे हम लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं बेटा क्या जैसे आदरणीय, हम लिखते हैं क्या बेटा जैसे आदरणीय, आदरणीय, महोदय, तो कॉमा लगाते हैं, सेवा में श्रीमान कॉमा लगाते हैं, अल्प विराम का प्रयोग। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है वो कौन सा बेटा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ पे कुछ हमारे यहाँ पर बेटा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उदासी शब्द का विशेषण रूप है, उदासी शब्द का विशेषण रूप क्या होगा बेटा उदास, उदासी शब्द का विशेषण रूप क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर उदास। निम्नलिखित में से 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो देखिए ज्ञानपीठ जो मिला मतलब सबसे पहले 1968 में हिंदी का पहला ही मिला तो सुमित्रानंदन पंत जी को, और जो रचना का नाम था बेटा चिदम्बरा, किस रचना पर मिला चिदम्बरा रचना पर इन्हें पुरस्कार मिला। राम रोटी नहीं खाते इस वाक्य में कर्मवाच्य, तो क्या राम रोटी नहीं खाता तो राम से रोटी नहीं खाई जाती, ये हो जाएगा, हाँ नहीं है तो नहीं में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा राम से रोटी नहीं खाई जाती, बिल्कुल सही। तो क्या बताया था कर्ता के साथ व्यक्ति चिन्ह लगाए, वाक्य बना दें सीधा सीधा। मोहन तबला बजा रहा है, क्या बजा रहा है तबला, क्रिया में बताइए तो क्या बजा रहा है तबला, तो अपूर्ण कर्मक एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया, तो क्या हो जाएगी ये हमारी हो जाएगी बेटा एक कर्मक, क्या और किसको में किसी एक से आंसर आ जाए तो क्या बताया था एक कर्मक, केवल क्या से आ रहा है किसको से आंसर नहीं आ रहा है। लीलाधर जुगड़ी द्वारा रचित अनुभव के आकाश में चांद रचना को वर्ष 1997 में कौन सा पुरस्कार मिला, तो बेटा लीलाधर जुगड़ी को जो मिला अनुभव के आकाश में चांद वो साहित्य अकेदमी पुरस्कार मिला, कौन सा मिला था बेटा साहित्य अकेदमी पुरस्कार इनको मिला था। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग लिंग बताना अध्यापक का, तो अध्यापिका, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर अध्यापक का क्या हो जाएगा अध्यापिका। मैं उन्हें भली भांति से परिचित हूँ, वाक्य में अव्यय, अव्यय क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा भली भांति, कैसा हो जाएगा बेटा यहाँ पर भली भांति हमारा हो जाएगा इस जगह।
केस शब्द का पर्यायवाची है, तो बेटा केस का जो पर्यायवाची है वो क्या है बेटा? कुंतल। कुंतल होता है केस, केस, बाल, कुंतल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो देखिए संतान स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में प्रयोग हो जाती है। संतान स्त्रीलिंग हो भी सकता, नहीं भी तो हम मानेंगे यहाँ पर। बुलबुल स्त्रीलिंग, सवारी भी स्त्रीलिंग, लेकिन यहाँ पर बेटा पानी नहीं होता है। जितने हमारे द्रव्यवाचक होते हैं सब हमारे ज़्यादातर किस में आते हैं बेटा? पुल्लिंग में आते हैं। ये बात आपको बताई थी, पानी हो जाएगा हमारे यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, राजा का कुमार, कला में श्रेष्ठ, सब में तत्पुरुष है। केवल एक शब्द बचा, नील कमल। नीला है जो कमल, नील कमल। हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा अलग हो गई बेटा। सब पूरा पेपर आपकी सीटों से है। अगर सीट हमारी आपने अच्छी तरह की होंगी तो पूरा पेपर है। 2009 में पद्म विभूषण बेटा सम्मानित किया गया। तो बेटा 2009 में जो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, सॉरी पद्म भूषण से तो केदारनाथ, सॉरी कुंवर नारायण जी को, कुंवर नारायण जी को सम्मानित किया गया था 2009 में। जो ज्ञान अथवा विद्या में पारंगत हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। तो बेटा ज्ञान में जो होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? हम विद्वान। क्या बोलते हैं हम उसे बेटा? हम विद्वान की संज्ञा देते हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान हुआ? 68 में पंत जी को तो इन्हें मिल गया था बेटा 1972 में, दूसरा मिला था, तीसरा अज्ञे जी को मिला था 78 में, चौथा महादेव वर्मा को 1982 में, तो 1972 ईस्वी में दिया गया। सुहावना, आवना, लिखाई, आई, छलिया, इया में नियत प्रत्यय का सही विकल्प चुनिए। तो आवना, इया, आई और इया हमारा हो जाएगा। आसमान से बातें करना, आसमान से बातें करना इसका मतलब बात क्या बेटा? आसमान से जो बातें करता है इसका क्या मतलब बेटा? बहुत ऊंचा होना। आसमान से बातें करना बेटा बहुत ऊंचा। तो बेटा इसी के साथ ही हमारे 9 तारीख के सुबह की फर्स्ट मीटिंग की बेटा सॉल्यूशन की होती है, यहीं पर समाप्ति। मिलते हैं अगले सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय श्री राम बेटा, राधे राधे। जय हिंद प्यारे बच्चों, कटारा एकेडमी लेकर के आ रही है जल्द ही एक बेहतरीन फाउंडेशन बैच। इस बैच में आप सभी को यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। और इस बैच के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और जल्द ही आप इस बैच में रजिस्ट्रेशन करा करके अपनी सीट को सुनिश्चित करें और सुनिश्चित करें अपने वर्दी के सपने को। जय हिंद।